हे दोस्तों, हाउ आर यू। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल फिजिक्स मेल में। दोस्तों, आज मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ मेजरमेंट ऑफ मास। तो हमने पिछले जो हमारा वीडियो था उसमें हमने मेजरमेंट ऑफ लेंथ देख लिया था। अब देखते हैं कि मास को कैसे मेजर किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए दो मेथड्स थी, बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी मेजरमेंट ऑफ मास के लिए दो मेथड्स है। एक तो है आपकी डायरेक्ट मेथड और दूसरी है आपकी इनडायरेक्ट मेथड। अब इसमें जो डायरेक्ट मेथड है उसमें आ जाता है आपका कॉमन बैलेंस। तो अगर आप ग्रोसरी शॉप पे गए होगे कुछ भी परचेस करने, तो वहां पे आपको जो मिलता है वो कॉमन बैलेंस होता है। तो ये जो कॉमन बैलेंस है ये कुछ इस तरीके से दिखता है, आपने देखा होगा, है ना। ऐसे ये दिखता है कॉमन बैलेंस, ये सबने देखा होगा आपने। ओके, तो आप सब्जी वगैरह कुछ भी खरीदने जाते हो तो आपको कॉमन बैलेंस ही वहां पे दिखता है। ये एक्चुअल में क्या करता है, ये मास को मेजर करता है। अब आप बोलोगे सर हम तो इस पे वेट मेजर करते हैं, तो नहीं, आप उस पे वेट मेजर नहीं करते, आप उस पे मास मेजर करते हो। कैसे? तो देखो, वेट क्या होता है दोस्तों, वेट का फॉर्मूला होता है मास इंटू ग्रेविटेशन। ओके, तो देखो, अब आपने इधर 1 kg का जो आपका ये आता है आयरन का जो ब्लॉक आता है वो आप इधर रखते हो, तो उस पे जो ग्रेविटेशन लगता है वो जी लगता है। जी यानी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वो लगता है उस पे। सिमिलरली अगर इधर आपने शक्कर रखी है, शुगर रखी है, 1 kg शुगर इज देयर, सो हियर आल्सो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी इज अप्लाइड। सो ऑन बोथ ऑफ दिस ऑब्जेक्ट्स ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी एक्ट्स। जी एक्ट करता है दोनों पे, तो जो जी का इफेक्ट है वो कैंसल आउट हो जाता है, और इसकी वजह से जो आप मेजर करते हो वो 1 kg शुगर है। ओके, 1 kg शुगर है वो जो आप मेजर करते हो। तो इसका मतलब क्या है कि ये मास मेजर करता है। अंडरस्टूड? ओके, तो ये कॉमन बैलेंस हम इस्तेमाल करते हैं। और भी कई तरह के बैलेंस है, जैसे कि स्प्रिंग बैलेंस है ना। स्प्रिंग बैलेंस ये भी आपने देखा होगा, ये स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। ऐसे लाइंस होती है उस पे, और ये कुछ इस तरीके से होता है। ये यहाँ से हम क्या करते हैं, सीलिंग से उसको टांग देते हैं और यहाँ पे आप उसको मेजर कर सकते हो, ठीक है। आपने देखा होगा, है ना। तो यहाँ पे हम उसको मेजर करते हैं, ये स्प्रिंग बैलेंस होता है। ऐसे ही और भी कई तरीके के बैलेंस है जिसको हम इस्तेमाल करते हैं अलग अलग मासेस को मेजर करने के लिए। तो टन्स तक हम उसको मेजर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रक को तौल कांटे पे खड़ा किया जाता है और वहां पे उसको मेजर किया जाता है। पूरी ट्रक की ट्रक आप मेजर कर सकते हो, उसका मास मेजर कर सकते हो, जो कि टन्स में होता है। तो ऐसे जो बैलेंसेस है उनको हम जब मास मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो जो मेथड है उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मेथड, क्योंकि आप वहां पे मास डायरेक्ट मेजर कर रहे हो। एक दूसरी मेथड होती है जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड में हम डायरेक्ट यानी कहीं पे उसको मेजर नहीं करते, जैसे कॉमन बैलेंस में हम रखते हैं। ओके, तो वैसे हम उसको यूज नहीं करते। तो इनडायरेक्ट मेथड में हम किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं इनडायरेक्ट मेथड को, तो अगर मैं आपको बताऊं कि अर्थ का मास मेजर करो, तो अर्थ का मास आप कैसे मेजर करोगे? क्या आप उसको तौल कांटे में रखोगे, है ना? तो बैलेंस में रखोगे आप उसको? नहीं ना। तो इतनी बड़ी अर्थ है, उसको हम कैसे के रखेंगे? रख नहीं सकते। तो फिर उसको कैसे मेजर करें? तो उसके लिए इनडायरेक्ट मेथड है। तो इस मेथड में हम क्या करते हैं, इसमें जो पहली मेथड है वो है ग्रेविटेशनल मेथड। बहुत सारी मेथड्स है इनडायरेक्ट मेथड जिससे हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल मेथड है जिससे कि हम उसको मेजर कर सकते हैं। ग्रेविटेशनल मेथड में क्या होता है कि जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है, जैसे कि अर्थ हो गया, मून हो गया, उसका जो मास है उसको हम मेजर करते हैं। तो ग्रेविटेशन हमें पता है, ग्रेविटेशनल फॉर्मूला क्या होता है। ग्रेविटेशनल फॉर्मूला F इज इक्वल टू G m1 m2 बाय r स्क्वायर, वेयर m1 इज द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट, m2 इज मास ऑफ अनदर ऑब्जेक्ट, एंड r इज द डिस्टेंस बिटवीन देम फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, एंड g इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसके सेंटर से इसके सेंटर तक जो डिस्टेंस है वो r है। तो ये न्यूटन्स ग्रेविटेशन का फॉर्मूला है, न्यूटन ने बताया था ये ग्रेविटेशन लॉ। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये फॉर्मूला था। तो इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करके आप निकाल सकते हो। जैसे कि अभी मुझे अर्थ का मास निकालना है, तो अर्थ का मास मैं कैसे निकाल सकता हूं? सिंपली मुझे पता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे कि ये चौक है अभी, तो इस पे ग्रेविटेशन लग रहा है, ग्रेविटेशन उसको नीचे खींच रहा है। ओके, कितना फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स? तो इस पे जो फोर्स लग रहा है ना वो mg फोर्स लग रहा है, मास इनटू इसका ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, यही है उसका फोर्स
जिसको आप वेट भी बोलते हो, ठीक है। तो इसका वेट मींस इस पे कितना फोर्स लग रहा है, तो इसको तो आप आसानी से मेजर कर सकते हो, m इंटू जी। तो आपको मास पता है, ठीक है, कॉमन बैलेंस है, हम मास मेजर कर लेंगे, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन पता है, तो आपको पता है कि इस पे कितना फोर्स लग रहा है। अब आप क्या करोगे, उसको gm1m2/r², इसे इक्वेट कर दोगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होता है, ये ग्रेविटेशनल ही फोर्स है ना, m इंटू जी, तो वो कितना होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, gm1m2/r²। यहां पे m1 कौन सा है, तो ये मास है जिसको आप m बोल सकते हो, और m2 मास, सेकंड मास कौन सा है, तो इसको कौन अट्रैक्ट कर रहा है, इसको अर्थ अट्रैक्ट करिए, इसलिए यहां पे मास आएगा मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M। तो देखो दोस्तों, अभी ये m कट हो जाएगा, और आपको क्या चाहिए, कैपिटल M चाहिए, तो कैपिटल M का फॉर्मूला क्या आएगा, वो आएगा gr²/G। तो आपको G की वैल्यू पता है 9.81, R रेडियस ऑफ अर्थ, तो रेडियस ऑफ अर्थ देखो, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, और ये बड़ी अर्थ है, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना हो गया, इसके सेंटर से इसके सेंटर का डिस्टेंस, ये रेडियस ऑफ अर्थ के इतना हो गया, ठीक है। तो यही आपका रेडियस ऑफ अर्थ, यहाँ पे R आपने इस्तेमाल किया है। तो ये आपको पता है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये भी आपको पता है, तो आपका मास ऑफ अर्थ निकल जाएगा। तो इस तरीके से हमने मास ऑफ अर्थ मेजर कर लिया, और वो हमें मिला 6 × 10⁻24 केजी। इतना बड़ा मास होता है अर्थ का, तो हमें मास ऑफ अर्थ मिल गया। अब आपको मास ऑफ मून चाहिए, तो आप क्या करोगे, ये सिंपली आप इसको अर्थ को m1 कंसीडर करो, और मून का जो मास है उसको m2 कंसीडर करो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, दोनों के बीच का जो फोर्स है उसको कैलकुलेट कर लोगे, ओके, और उसको आप r डिस्टेंस कैलकुलेट कर लोगे, जो पैरेलक्स मेथड हमने इस्तेमाल की। तो पैरेलक्स मेथड से हम r डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं इनडायरेक्ट मेथड से, और आपको m1 पता है, यानी मास ऑफ अर्थ पता है, तो आप m2 निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से जो बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स है, हेवनली बॉडीज है, उनको मेजर करने के लिए हम ग्रेविटेशनल मेथड का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हो गई ग्रेविटेशनल मेथड बड़े ऑब्जेक्ट्स के लिए। अब जैसे कि एकदम छोटे ऑब्जेक्ट्स या तो फिर पार्टिकल, जैसे कि प्रोटॉन हो गया, देन इलेक्ट्रॉन हो गया, इनका मास आपको मेजर करना है। तो इसके लिए हम कौन सी मेथड इस्तेमाल करते हैं, तो इसके लिए भी हम दोस्तों एक जो इनडायरेक्ट मेथड है उसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। मैं पहले इसको रफ कर लेता हूं, ओके, तो चलो मैं इसको रफ कर लेता हूं पहले। तो ये एक तो हो गई हमारी ग्रेविटेशनल मेथड, जिससे कि हमने उसका मास मेजर कर लिया बड़े बॉडीज का। अभी छोटे बॉडीज का मास मेजर करने के लिए इनडायरेक्ट मेथड है, जो कि है मास स्पेक्ट्रोस्कोप। ये मास स्पेक्ट्रोस्कोप क्या होता है, तो इसमें हम इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को इस्तेमाल करते हैं, जो पार्टिकल्स है, छोटे छोटे पार्टिकल, उनका मास मेजर करने के लिए। उसके लिए हम पहली चीज क्या करते हैं, तो हम उसको आयोनाइज करते हैं। क्या करते हैं, आयोनाइज करते हैं। जो छोटा पार्टिकल है उसको आयोनाइज करते हैं। आयोनाइज करना यानी क्या करना, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना। अगर आपको कोई भी एटम है, तो उस एटम का मास आपको मेजर करना है, तो आप क्या करोगे, आप उसको पहले आयोनाइज करोगे। आयोनाइज करना यानी क्या करना, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना। आयोनाइजेशन प्रोसेस ही है इलेक्ट्रॉन रिमूवल। तो आप उसके आउटर ऑर्बिट्स में एक से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल लोगे, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो आयोनाइज करना यानी उसको चार्ज करना, तो आप उसको पहले चार्ज दे रहे हो, ठीक है। तो जैसे कि आप कोई भी ले लो, जैसे कि Mg+, ठीक है, या तो फिर Mg++, ऐसा आपने देखा होगा, या तो फिर NaCl में Na+ देखा होगा, Cl- देखा होगा। तो ये सारे आयंस है। आयंस कैसे फॉर्म हुए, तो आपने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, या तो फिर देखो जैसे Cl को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो इस केस में क्या हो जाएगा कि ये आयंस फॉर्म हो जाएंगे उसके, और ये आयोनाइजेशन होने के बाद आप क्या करोगे, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे। तो आप यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का काम क्या है कि चार्ज को एनर्जी देना, काइनेटिक एनर्जी। तो चार्ज भागने लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे कि वोल्टेज, आपने वोल्टेज अप्लाई किया, तो जो चार्ज है तो वो भागेगा, है ना। वो अगर निगेटिव चार्ज है तो वो पॉजिटिव की तरफ भागेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे ये सपोज निगेटिव चार्ज है, ओके, निगेटिव चार्ज है, तो मैंने अगर इधर पॉजिटिव चार्ज की प्लेट रख दी, तो वो क्या करेगा, वो भागेगा पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि वो अट्रैक्ट होगा, ओके। यानी वो क्या कर रहा है, उसको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है। तो हम क्या करेंगे, उसके बाद उसको सेकंड स्टेप में काइनेटिक एनर्जी देंगे। पहली स्टेप क्या है, आयोनाइजेशन। दूसरी स्टेप में उसको एनर्जी देंगे। एनर्जी देंगे तो वो भागने लगेगा, और उस पर चार्ज तो है ही। अब क्या करेंगे, तीसरी स्टेप में उसको मैग्नेटिक फील्ड लगाएंगे।
अब मैग्नेटिक फील्ड बी हमने उसको लगा दी। मैग्नेटिक फील्ड क्या काम करेगी? तो मैग्नेटिक फील्ड इस पे फोर्स लगाती है। कोई भी जो चार्ज है वो अगर मैग्नेटिक फील्ड में भाग रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता है, उस पे फोर्स लगाता है। और फोर्स कैसा लगाता है? परपेंडिकुलर, ऐसा फोर्स लगाता है, परपेंडिकुलर। ओके, ऐसा फोर्स लगाता है। तो अब इसकी वजह से क्या होगा? तो इसकी वजह से ये जो चार्ज ऐसे सीधे जा रहा था उसका पाथ चेंज हो जाएगा। अब अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो उसके लिए एक एग्जांपल देता हूं। सपोज आपने एक स्टील बॉल लिया, तो स्टील बॉल लिया आपने, ठीक है, अब स्टील बॉल लिया, वो स्टील बॉल ऐसे जा रहा था और आपने एक वाटर का जेट उस पर छोड़ा है। तो वाटर का जेट आपने उस पर छोड़ दिया, ठीक है, चलो ऊपर से वाटर जेट छोड़ा है आपने, तो ये जो स्टील बॉल ऐसे जा रहा था उस पर कुछ ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा और वो ऐसा थोड़ा सा मुड़ेगा, लेकिन ये ऐसा ही चला जाएगा, सीधा चला जाएगा। लेकिन अगर मैं कोई टेनिस का बॉल लेता हूं, ठीक है, टेनिस का बॉल, और उस पर मैंने वाटर जेट छोड़ा है ऊपर से, तो ये ऐसे जा रहा था तो ये ऐसे टर्न हो जाएगा, ठीक है, ये टर्न हो गया। तो इसका मतलब ये है कि जितना मास ज्यादा होगा, देखो ये सीधा जा रहा था, तो जितना मास ज्यादा होगा, जितना मास इसका ज्यादा होगा उतना उसका पाथ में चेंज कम होगा, और जितना मास कम होगा उतना पाथ में चेंज ज्यादा होगा। तो देखो ये अगर मास ज्यादा है तो कुछ इस तरीके से जाएगा, मास कम है तो ज्यादा टर्न होगा, और मास कम है तो और ज्यादा टर्न होगा, इस तरीके से ये टर्न हो जाएगा। अब एक बात यहां पे नोट करो, ये कर्व हो रहा है यानी इसकी कुछ रेडियस होगी, बराबर है। अब ये जो कर्व है ये ज्यादा है तो इसकी रेडियस कैसी होगी? कम होगी। ये कर्व कम है तो इसकी रेडियस कैसी होगी? बड़ी होगी। देखो छोटा सा सर्कल है तो इसकी रेडियस छोटी है, बड़ा सर्कल, बड़ा कर्व यानी बड़ा सर्कल, तो उसकी रेडियस कैसी है? बड़ी। आगे आपको समझ में? तो अब यहां पे देखो ये सर्कल बना रहा है यानी कर्व बना रहा है, कर्व बना रहा है यानी कुछ ना कुछ उसकी रेडियस है। अब रेडियस है यानी वहां पे क्या है? देखो कोई भी ऑब्जेक्ट कर्विलिनियर मोशन में या तो फिर सर्कुलर मोशन में कब घूमता है? जब उसको सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है, हमने पढ़ा है ना, 10th में या तो फिर 9th में आपने पढ़ा होगा। तो वहां पे हमने देखा कि जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन में किसी भी बॉडी के पास जो फोर्स होता है वो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। तो यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स इसके पास है, और सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? तो ये मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है। अब कुछ कुछ बातें आपको समझ में आएगी क्योंकि 11th स्टार्ट हो रहा है अभी, कुछ बातें नहीं भी समझ में आएगी। जो चीजें पल्ले पड़ रही है उसको ले लो, जो चीजें नहीं पड़ रही है उसको छोड़ दो, बस समझ लो जितना मैं समझा रहा हूं, जिसको समझ में आया उसने समझ लो। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये क्या कर रही है? एक्चुअल में ये फोर्स लगा रही है, और वो फोर्स कितना है? सेंट्रीपिटल फोर्स के इतना ही होना चाहिए क्योंकि वो सर्कुलर मोशन में घूम रहा है। और ये जो फोर्स लगाता है ये QVB इतना फोर्स लगाता है, वेयर Q इज द चार्ज ऑन दैट आयन, V is the velocity of that ion, B is the magnetic field। तो ये QVB is equals to mv square by r होगा। कितना फोर्स लगाएगा? इक्वल्स टू इसका सेंट्रीपिटल फोर्स, वो कितना होगा? mv square by r। m मास होता है, v स्पीड होता है उसका, और r क्या होता है? रेडियस होता है। तो यहां से आप उसका मास कैलकुलेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको इस पे जो चार्ज है वो पता रहेगा, आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो चार्ज कितना है वो पता रहेगा, उसकी वेलोसिटी आपने ही दी है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के, तो वो भी आपको पता है, मैग्नेटिक फील्ड भी आपको पता है क्योंकि आपने ही लगाई है उसको, ये स्पीड आपको पता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो कितना टर्न हो रहा है, ठीक है, कर्व निकाल सकते हो। तो आप यहां से क्या करोगे? उस पार्टिकल का मास निकाल लोगे। तो आपको उसके लिए कोई कॉमन बैलेंस यूज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत छोटा है, तो कॉमन बैलेंस तो हम इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, ठीक है। कॉमन बैलेंस से हम ज्यादा से ज्यादा मिलीग्राम तक मेजर कर सकते हैं, बट उससे जो छोटा है ये बहुत ही छोटे है। जैसे कि प्रोटॉन का अगर मास की बात करें हम, तो प्रोटॉन का जो मास है, मास ऑफ प्रोटॉन, वो 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg है, जो कि बहुत 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 ही कम है। देखो -27 kg बहुत कम है। वैसे ही मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो वो 9.31 इंटू 10⁻31 kg है, जो बहुत कम है, और भी उसके 10,000 टाइम्स छोटा है मास। तो ये बहुत छोटे मासेस है, इनको मेजर करने के लिए आपको इनडायरेक्ट मेथड ही लगेगी। कॉमन बैलेंस ये कुछ काम का नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो चलो, मुझे लगता है आपको समझ में आ गया कि मास को कैसे मेजर करते हैं। तो यहां पे मेजरमेंट ऑफ मास को हम क्या करते हैं? खत्म कर देते हैं। अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ टाइम। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मेजरमेंट ऑफ टाइम। अब आपको टाइम को मेजर करना है, तो टाइम को कैसे मेजर करें? तो टाइम को मेजर करने के जो ये हो रही है, प्रैक्टिसेस हो रही है, कई सालों से हो रही है।
बहुत पहले पीरियड से हम टाइम को मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो टाइम को अगर मेजर करना है तो आप क्या कर सकते हो, आप टाइम को मेजर करने के लिए कोई भी रिपीटेटिव फेनोमेनॉन का इस्तेमाल कर सकते हो। जो भी फेनोमेनॉन रिपीट हो रही है बार बार, उसको आप इस्तेमाल करके टाइम मेजर कर सकते हो। जैसे कि डे एंड नाइट ये बार बार हो रहे हैं, तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो, टाइम को मेजर कर सकते हो उससे। और वो हमने किया भी है, कई सालों से हमारे पास कैलेंडर वगैरह मौजूद है, बहुत पुराने कैलेंडर्स हमारे पास है। तो जो ग्रेगरियन हम इस्तेमाल कर रहे हैं अबाउट 2000 ईयर्स एगो है, और उससे भी पहले वाले जो हमारे इंडियन कैलेंडर्स है वो उसके पहले से कैलकुलेट कर रहे हैं। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि इतने दिनों से हम क्या कर रहे हैं, उसको कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी दिन कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी टाइम कैलकुलेट कर रहे हो आप, ठीक है। तो इतने साल हो गए, यानी ये क्या है, ये टाइम है, तो आप उसको कैलकुलेट कर रहे हो। तो डे नाइट जो फेनोमेनन है ये रिपीटेटिव फेनोमेनन है, इसके लिए आप उसको इस्तेमाल कर रहे हो। वैसे ही रिपीटेटिव फेनोमेनन और कौन सी है, जैसे कि आपके हार्ट बीट्स चलते ही रहते हैं, तो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हो हार्ट बीट्स को। वैसे ही पेंडुलम के ऑसिलेशंस है ना, तो आपके पास पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम, तो उसके जो ऑसिलेशंस होंगे वो भी रिपीटेटिव फेनोमेनन है ना, तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो नेचर में अवेलेबल है। हाँ, अगर आपको कुछ याद आया तो आप भी कमेंट बॉक्स में डालो, है ना। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, अभी 3-4 एग्जांपल मैंने दे दिए। तो ये रिपीटेटिव फेनोमेनन है जिससे हम टाइम मेजर कर सकते हैं। तो अब आपको टाइम मेजर करना है तो अलग अलग तरीके हैं। आजकल हम जो इस्तेमाल करते हैं वो कौन से हैं उसको हम देखेंगे। एनिसेंट पीरियड से तो बहुत सारी चीजें हमने इस्तेमाल की, जैसे ये आपने देखा होगा इस तरीके से, ठीक है। ये इसमें हम मिट्टी भरते थे, ओके, और उसको सीधा करके रख देते थे, तो ये मिट्टी क्या करती थी, धीरे 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 धीरे, ये बहुत ही नैरो होता था, तो ये धीरे धीरे इसमें से नीचे जाती थी। तो जैसे ये एक हो जाता था तो एक घड़ी हो गई, ऐसे हम मानते थे। तो ये इस प्रोसेस को हम इस्तेमाल करते थे। बाद में ये पूरा नीचे भर गया, पूरी ऊपर की जो रेत थी वो अगर पूरी नीचे आ जाती है तो हम क्या करते थे, उसको उल्टा करके रख देते थे। तो ये भी आपने देखा होगा, पुराने जो मूवीज है उसमें आपने ये देखा होगा। घड़ी देखी होगी पेंडुलम वाली आपने, ओके, घर पे आपके दीवारों पे होगी, अगर पुरानी घड़ी मौजूद है तो वहां पे आपने ये देखा होगा। तो हम इसको इस्तेमाल करते थे। अब जो गैलीलियो था उसने क्या किया कि जो इसके ऑसिलेशंस होते हैं, देखो ये ऑसिलेशन यानी क्या है, तो ये जो पेंडुलम है ये इधर गया और फिर से यहाँ पे आया, इधर गया फिर से यहाँ पे आया, तो इसको जो टाइम लगता है एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए उसको हम टाइम पीरियड बोलते हैं। तो ये जो टाइम पीरियड था उसको मेजर करने के लिए जो गैलीलियो था उसने अपने हार्ट बीट्स का इस्तेमाल किया था। उसने देखा कि कितने हार्ट बीट्स लगते हैं, उसको कितने बीट्स लगते हैं उसको एक जो पेंडुलम है उसको घूमने के लिए, जो चर्च में लगा था बहुत बड़े। तो ये जो गैलीलियो था उसने टाइम मेजर करने की कोशिश करी थी, यहाँ पे कई सालों से लोग कर रहे हैं। तो ऐसी चीजों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आज जो हम इस्तेमाल करते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आज हम कौन सी चीजें इस्तेमाल करते हैं, तो पहले हम जो इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर है उसको इस्तेमाल करते थे थोड़े से एक्यूरेसी लाने के लिए। इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर क्या होता है, तो ये जैसे कि इंडिया में 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रिसिटी की, तो हम क्या करेंगे उस फ्रीक्वेंसी पे चलने वाली एक मोटर बना देंगे और उस मोटर पे चलने वाली घड़ी बना देंगे। तो ये जो हो जाएगा उसको लेंगे इलेक्ट्रिक ऑसिलेटर, क्योंकि भाई इलेक्ट्रिसिटी पे चल रही है। दूसरा जो ऑसिलेटर, अभी ये ऑसिलेटर क्या होता है, ऑसिलेटर यानी भाई जैसे सिंपल पेंडुलम है उसको भी आप ऑसिलेटर बोलते हो, ये ऑसिलेशंस करता है, यानी रिपीटेटिव फेनोमेनॉन है। ऑसिलेशन प्रोड्यूस होना यानी रिपीटेटिव फेनोमेनॉन प्रोड्यूस होना, तो ये रिपीटिशन करते रहता है, इसलिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं घड़ी बनाने के लिए, टाइम मेजर करने के लिए। वैसे ही जो दूसरा है वो है इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर। तो इसको भी इस्तेमाल किया गया जब आपने सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को फाइंड आउट कर लिया। सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में एक डिवाइस होता है जिसका नाम है ट्रांजिस्टर। इस ट्रांजिस्टर को हम इस्तेमाल करते थे, बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर और फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, ये दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं। इनको हम इस्तेमाल करने लगे ऑसिलेटर्स में, और इससे हम ऑसिलेटर, फिर कैपेसिटर, इंडक्टर और ट्रांजिस्टर, इनको मिला के हम ऑसिलेटर हमने बनाया और उससे हम टाइम मेजर करने लगे। तो ये बड़ा ही एक्यूरेट किस्म की जो घड़ी है उसको बनाता था। आजकल आप उसको इस्तेमाल करते हो, है ना, ये घड़ी आप इस्तेमाल करते हो ना, ऐसी देखो जो टाइम दिखाती है आपको ऐसे, ठीक है। ये यहाँ पे चलो 1:30 अगर हुए हैं तो ऐसे आपको दिखाएगी ये कुछ इस तरीके से, है ना। तो ऐसी घड़ी आपने जरूर देखी होगी, बचपन में आप पहनते होंगे, है ना, ऐसे नंबर्स दिखते हैं ना आपको, डिजिटल नंबर्स। तो ये जो घड़ी है इसको
हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक घड़ी। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर उसमें होता है जो इसको चलाता है ना। तो ये इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर हमने इस्तेमाल किया क्योंकि इसकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा थी। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर के बाद में जो आया वो था क्वार्ट्ज ऑसिलेटर। अब ये क्वार्ट्ज ऑसिलेटर, क्वार्ट्ज क्या होता है, तो ये क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज क्रिस्टल। ओके, तो उसकी एक खासियत है, उसकी खासियत क्या है कि अगर आप इस पे प्रेशर अप्लाई करते हो दोनों साइड से, तो ये क्या करता है, ये वोल्टेज डेवलप करता है। तो इसके अपोजिट फेसेस पे वोल्टेज डेवलप करता है। आप प्रेशर अगर उस पे अप्लाई करते हो तो, अच्छा प्रेशर रिलीज किया तो फिर से ये वैसे ही करेगा। तो अगर आप इसको अप्लाई करते हो वोल्टेज, देखो जैसे कि प्रेशर अप्लाई किया तो ये वोल्टेज जनरेट करता है। तो अगर आप वोल्टेज जनरेट करते हो या और उसको लगाते हो तो ये क्या करेगा, कंप्रेशन और एक्सपेंशन करेगा, यानी वाइब्रेट करेगा। तो ये जो क्रिस्टल है ये वाइब्रेट करने लगता है जब उसको आप वोल्टेज अप्लाई करते हो। ठीक है, देखो आप उसको प्रेशर देते हो तो ये वोल्टेज डेवलप करता है, और अगर वोल्टेज देते हो तो ये प्रेशर डिफरेंस डेवलप करता है, यानी ऑसिलेशन। और इन ऑसिलेशंस को हमने इस्तेमाल किया। फिर यही जो पीजो इलेक्ट्रिक कॉर्ड्स है, ठीक है, ये जो पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कॉर्ड्स का, इस इफेक्ट को हमने इस्तेमाल किया और इससे ऑसिलेटर बनाया। तो इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर में जहां पे हम कैपेसिटर वगैरह इस्तेमाल करते थे, तो कैपेसिटर को हमने रिप्लेस कर दिया इस पीजो इलेक्ट्रिक कॉर्ड से। ठीक है, इस पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से यानी कॉर्ड से। तो हमने जैसे ही इसको रिप्लेस किया, अब इसकी वजह से जो एक्यूरेसी थी वो बहुत बढ़ गई। कितनी एक्यूरेसी हो गई, तो 10⁹ सेकंड के बीच 1 सेकंड का डिफरेंस आता था, जो कि बहुत अच्छी एक्यूरेसी थी, है ना। यानी 10⁹ सेकंड जब वो मेजर करेगा तो 1 सेकंड का डिफरेंस आएगा। जबकि अगर डे नाइट के फिनोमेनॉन की हम बात करें तो डे नाइट की जो फिनोमेनॉन थी उसको हम अगर टाइम मेजर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। क्यों? क्योंकि देखो डे टू डे भी टाइम में चेंज होता है, हर एक डे सेम नहीं होता। आपने देखा होगा उसका टाइम अलग अलग होता है, डे का टाइम अलग होता है, नाइट का टाइम अलग होता है, दोनों का मिला के भी टाइम अलग होता है। हर एक डे है वो सेम नहीं होता। वैसे ही अगर आप ईयर की बात करोगे तो ईयर टू ईयर भी चेंजेस होते रहते हैं, इसलिए वो लीप ईयर हमने ऐड किया हुआ है। देखो 6.25 घंटे ऐड होते हैं एक साल के बाद, बराबर है, वो एक्स्ट्रा होते हैं। तो उसकी वजह से 4 सालों के बाद आपका लीप ईयर आ जाता है, जिसमें फरवरी में 29 डेज होते हैं। एक डे एक्स्ट्रा हमें ऐड करना पड़ता है। तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक था। तो हमने क्या किया, एक यूनिफॉर्म टाइम मेजरमेंट होना चाहिए, इसलिए हमने ये घड़ी बनाई। तो इससे हमें क्या पता चला कि 10⁹ सेकंड में 1 सेकंड का सिर्फ डिफरेंस आ रहा है। ओके, तो अब हमने क्या किया, ये क्वार्ट्ज ऑसिलेटर को हम क्या कर रहे थे, इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन हमें उससे भी ज्यादा परफेक्ट एक फिनोमेनॉन मिली जो कि है एटॉमिक वाइब्रेशंस। एटॉमिक वाइब्रेशंस, तो ये जो एटॉमिक वाइब्रेशंस है उसको इस्तेमाल करके हमने एटॉमिक क्लॉक बनाई। ये जो एटॉमिक क्लॉक है वो बहुत ही ज्यादा एक्यूरेट थी। उसमें हम क्या करते थे, उसमें हम सीजियम करके जो मटेरियल था, सीजियम 133, इसके जो एटम्स है उसके वाइब्रेशंस हम लेते थे। तो ये जो एटम है ये क्या करता था, सीजियम 133 का, ये वाइब्रेट करता था। और ये जब वाइब्रेट करता था तो ये वाइब्रेट कितना करता था, तो 1 सेकंड में इसके कितने वाइब्रेशंस होते हैं देख लो। मैं नंबर लिख रहा हूं, बहुत बड़ा नंबर है, याद करने की उसको कोशिश करो। तो 9, 192, 631, 770, इतने वाइब्रेशंस ये करता है पर सेकंड। 1 सेकंड में इतने वाइब्रेशंस, देखो सोचो कि कितना काम बेचारा करता है ना। कितना, 9 करोड़ 9 अरब 19 करोड़ 26,31,770, बहुत बड़ा नंबर है। तो इतने वाइब्रेशंस वो कर देता है, और हम बोलते हैं कि सर पढ़ाई को टाइम नहीं मिलता है ना। तो हमारे पास पूरे 24 आवर्स होते हैं और हम बोलते हैं पढ़ाई को टाइम नहीं मिलता। देखो ये बंदा कितना काम कर रहा है ना। कितने वाइब्रेशन 1 सेकंड में, सोचो 1 सेकंड कितना छोटा होता है, यूं निकल जाता है ना। लेकिन ये देखो कितने इसके वाइब्रेशंस हो रहे हैं 1 सेकंड में। तो इतना फास्ट है ये। तो अभी इसके बाद कभी बोलना नहीं कि सर हमें टाइम नहीं मिलता है पढ़ाई के लिए। अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे मार्क्स लाओ। तो ये जो एटॉमिक क्लॉक है ये बहुत एक्यूरेट है। कितने एक्यूरेट है, तो भाई 10⁻13 सेकंड में 1 सेकंड का ड्रॉप होता है।
10⁻13 सेकंड में 1 सेकंड का ड्रॉप होता है। 10⁻13 सेकंड बहुत ज्यादा होता है। यानी अगर 1 साल की बात करें हम 1 ईयर की, तो 1 ईयर में ये कितना लॉस्ट करता है? 3 माइक्रो सेकंड। कितना लॉस्ट करता है? 3 माइक्रो सेकंड। माइक्रो यानी 10⁻⁻6, बहुत ही कम समय है। 3 माइक्रो सेकंड 1 साल के बाद, 1 साल गिनेगा और 3 माइक्रो सेकंड का फॉल्ट करेगा। तो है ना इंटरेस्टिंग। तो ये है जो एटॉमिक क्लॉक है, इसको हम इस्तेमाल करने लगे छोटे से छोटा टाइम मेजर करने के। वैसे ही हम जो बहुत एनेसेंट पीरियड है उसको अगर आपको कैलकुलेट करना है किसी भी इसको, तो हम क्या करते हैं? कार्बन डेटिंग को इस्तेमाल करते हैं। कार्बन डेटिंग क्या फेनोमेनन है? कार्बन डेटिंग से आप कोई भी चीज कितनी पुरानी है उसको आप निकाल सकते हो, है ना। यहाँ पे रेडियो एक्टिव डिके जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, रेडियो एक्टिव डिके। अब ये जो फेनोमेनन है उसको हम बाद में कभी डिटेल में देखेंगे, हमारा एक पूरा चैप्टर है उस पे, ओके, जो आपको 12th में पढ़ने को मिलेगा। तो तब हम देखेंगे कि ये जो कार्बन डेटिंग है ये क्या प्रोसेस है। तो बहुत पुराने जो जैसे पिरामिड्स हो गया, कुछ भी हो गया, है ना, बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर्स है उनको हम कार्बन डेटिंग से हम पता करते हैं कि ये कितने पुराने होंगे, ओके। या तो फिर कोई आपको फॉसिल्स मिलते हैं तो वो कितने पुराने हैं, कैसे पता चलता है? कार्बन डेटिंग से पता है। तो इस तरीके से हम जो मास है, सॉरी मास नहीं, टाइम है, उसको हम मेजर करते हैं। तो यहाँ पे हमने दोनों देख लिए, मास भी मेजरमेंट और टाइम मेजरमेंट। इसको आप याद रखिए, इंफॉर्मेशन है, बहुत ही अच्छी है, ओके। तो चलो फिर दोस्तों यहाँ पे रुकते हैं और अगला जो लेक्चर है उसमें और नया टॉपिक हम पढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच।